अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, सियासी माहौल हबसदा है, इदारों के दरमियान घुटन है, लहजों में तलखी है और वेंटिलेशन के लिए कहीं से कोई खिड़की, रोशनदान या फिर एग्जॉस्ट फैन हवा देता नज़र नहीं आता। सियासतदान और इदारे अपने 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 मौक़िफ़ पर डटे खड़े हैं, किसी में कोई लचक दिखाई नहीं देती। अदलिया अपने फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद कराने के लिए डिटर्मिन है। पार्लियामेंट अपनी बालादस्ती कायम रखने के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़े को लेकर माफ़ी के लिबादे में छिपे मुज़ाकरात या डील के लिए तैयार दिखाई नहीं देते या फिर उनकी गारंटी कहीं से मिलती दिखाई नहीं देती। यानी हुकूमत, अपोजिशन और इदारे सभी सियासी डेडलॉक का शिकार हैं और किसी को भी इक़्तिदार को आगे ले जाने या फिर इसके मॉड्यूल में तब्दीली करने के अलावा कुछ भी दिखाई या सुझाई नहीं दे रहा। पीछे सिर्फ अवाम रह जाते हैं जो होंकों की तरह अपने तमाम नुमाइंदों को तक रहे हैं, आसमान से मनोसलवा उतरने का इंतज़ार कर रहे हैं, बिजली के बिल अदा करने के लिए कीमती सामान फरोख्त कर रहे हैं और बेरोज़गारी से तंग आकर अपनी जानें ले रहे हैं। मुआशरे में अनरस्ट है, आवाम के चेहरे आफत ज़दा हैं और सोसाइटी में पुरअसरार खामोशी है। एक ऐसी खामोशी कि जिसे एक चिंगारी आग के अलाव में तब्दील कर सकती है। अरब स्प्रिंग के नतीजे में मिस्र के हस्नी मुबारक, ट्यूनिस के ज़ैनुल आबदीन बिन अली, लीबिया के मोअम्मर क़ज़ाफ़ी और यमन के अली अब्दुल्ला सालेह मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान के अंजाम से लेकर अब बांग्लादेश में हसीना वाजिद के साथ होने वाले वाक़े को लेकर हमारे यहाँ भी सरासीनगी है कि अवाम कभी भी सड़कों पर निकल सकते हैं। मगर अहम बात यह है कि किसी लीडर की क़यादत में निकलने वाले अवाम और अपने हक़ के लिए बेसिमत और बेध्यान निकलने वाले हुजूम में फ़र्क होता है। अब इस फ़र्क को मिटाने के लिए सियासतदानों को संजीदा होना पड़ेगा और ग्रैंड डायलॉग का रास्ता अपनाना पड़ेगा। माफ़ी मशरूत हो या गैर मशरूत, आगे बढ़ने के लिए सबको एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। बड़े फ़ायदे के लिए छोटे और ज़ाती मुफादात की कुर्बानी भी देना पड़ेगी, वगरना मुआशी ज़बूहाली के बाइस IMF जैसे आलमी इक़्तिसादी इदारे की नकेल के साथ रींग रींग कर चलना पड़ेगा और इंतहा पसंदी के नासूर के सामने घुट घुट कर जीना पड़ेगा और मुल्क के हज़ारों लाखों नौजवान मुल्क छोड़ते रहेंगे और हम ब्रेन ड्रेन का शिकार होते रहेंगे। अब सवाल ये है कि ग्रैंड डायलॉग के लिए क्या सभी स्टेक होल्डर्स एक एक कदम पीछे हटने को तैयार होंगे, और अगर तैयार हो जाते हैं तो सभी स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर लाएगा कौन? इस पे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट के पैनल ने। मेरे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं सईद काजी साहब, इनके साथ साथ शौकत पराचा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और आमिर खाकवानी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। आप चूँकि स्टूडियो में मौजूद हैं काजी साहब, तो मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। मुझे बताएं कि अमरीकी साजिश, अमरीकी मुखालफत अब तो बांग्लादेश तक पहुँच गई है। हसीना वाजिद साहिबा ने जो दावा किया है कि ये रजीम चेंज हुआ है उनके खिलाफ क्योंकि बेसिस नहीं दी गई थी, तो ये तो कहानी सुनी सुनी लग रही है। मुझे लग रहा है ये फ्रॉम द टॉप नहीं हुआ, हसीना के खिलाफ टॉप से कुछ नहीं हुआ। ग्रास रूट लेवल की एक तहरीक उठी, मूवमेंट थी और देखें उसमें जो लीडरशिप भी थी वो भी कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं थी उसकी, या कोई रवायती सियासी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं थी। वो स्टूडेंट थे, वर्किंग क्लास के लोग थे। और थोड़ा सा आप ये भी याद रखें कि कुछ अर्सा पहले यहाँ पे ये जो बड़ा हम करते थे ना, टाउट करते थे जी बड़ा वहाँ तरक्की हो रही है और ये हो रहा है, और कुछ दिन पहले आपने टेक्सटाइल वर्कर्स की बड़ी खौफनाक मूवमेंट उठी थी, जैसे गोलियों और डंडों से क्रश किया था हसीना ने। तो ये स्टूडेंट्स जॉइंड हैंड्स विद द टेक्सटाइल वर्कर्स और वर्कर्स वैसे अक्रॉस But do you think it kind of gave benefit to whatever she was saying कि अमरीकी साजिश and बयानिया and all that, because we have seen that in Pakistan back in 2020 and 2020 till 2022 before the regime change and even after that. तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बयानिया के ग्राउंड से स्टार्ट किया, पॉलिटिकल पार्टीज़ की मूवमेंट स्टार्ट हुई। डू यू सी एनी सिमिलैरिटी? नहीं, देखें ये इसकी सिमिलैरिटी आप 68-69 के पाकिस्तान 5 नवंबर की मूवमेंट से कर सकते हैं। वो भी स्टूडेंट ने शुरू की थी।
स्टूडेंट्स की एक बस आई थी जिस पे उन्होंने पुलिस वालों ने रोका और एक स्टूडेंट, क्या नाम था उसका मुझे भूल गया, वो शहीद हो गया। तो उसके बाद वो मूवमेंट चली और पूरे मुल्क में चली, जिसने ना सिर्फ अयूब खान की अमरीत को उखाड़ फेंका था बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी पावर। तो इसका आप पैरेलल से ड्रा कर सकते हैं। ये ऊपर नीचे। हाँ, अब साजिश अमरीकी आएगी क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो है वो एक माइक्रो फाइनेंस का आदमी है। माइक्रो फाइनेंस न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोग्राम का एजेंडा है, वो वाशिंगटन कंसेंसस का आदमी है। तो अब उस मोहम्मद यूनुस को ला के जो परमानेंट एलिटिस्ट कल्चर है और जो निज़ाम है उसको बचाने की कोशिश और कहा यह जा रहा है अपेरेंटली कि वो ही वाज बिहाइंड ऑल दैट मूवमेंट आल्सो। नो, ही वाज नॉट बिहाइंड दैट मूवमेंट। वो बिल्कुल ये इंडिजिनस मूवमेंट थी। इसके जितने अगर आप मूवमेंट्स का तालिब इल्म अगर हो तो वो ये आसानी से देख सकता है कि ये मूवमेंट जो है ये बिल्कुल लोगों की मूवमेंट थी। आप 10-15 बंदे इकट्ठे करके प्ले कार्ड तो उनके हाथ में पकड़ा सकते हैं, लेकिन जो मिलियंस ऑफ लोग आ गए और उसके बाद जो है वहाँ की जो फौज को घुटना टेकना पड़ा, और वो तो उसका अजीज था क्योंकि आर्मी चीफ, तो उसने उसको निकाल दिया वहाँ से, वरना उसको जाना मुश्किल हो जाना था। मैं ये शौकत पराचा साहब से भी डिस्कस करना चाहूंगी। शौकत पराचा साहब, अमेरिका इज, डू यू थिंक दैट अमेरिका इज बिकमिंग सो पावरफुल कि वो साउथ एशिया में इतना ज़्यादा इन्वेड कर रहा है गवर्नमेंट्स जाने में और साइफर्स लाने में और बेसिस ना देने पे? थैंक यू वेरी मच। मुझे लग रहा है कि हम कोई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं जब हम शेख हसीना वाजिद के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ मौका मिल गया था 27 मार्च 2022 को साइफर लहराने का। हाँ। अगर हसीना वाजिद को तकरीर करने का मौका उस दिन आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मान जनरल दे देते तो शायद हसीना वाजिद ने अपनी तकरीर में यही कहना था, क्योंकि ये जो आज जो कुछ आया है वो उनकी वही लिखी हुई तकरीर है जो वो कर नहीं सकी थी। अब दूसरी बात यह है कि क्या अमेरिका ऐसा कर सकता है या नहीं। देखें, सुपर पावर्स अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाती रहती हैं। इंडिया और अमेरिका का भी एक आइलैंड पे झगड़ा चल रहा है, बड़ा पुराना है, जो डिगो गार्शिया कहलाता है। हाँ। ये पर्टिकुलर जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, ये इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये बिल्कुल बर्मा, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान में वाक़या है। बर्मा के हालात का आपको मालूम है। बांग्लादेश में चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए इंडिया और अमेरिका, ये जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना के नाम पे इंडिया को अमेरिका ने एक पिवट ऑफ एशिया बनाया हुआ है। कहीं ना कहीं मसला अब बनेगा इंडिया के लिए कि हसीना वाजिद को वो निकालना पड़ेगा, उनको ये कहना पड़ेगा कि बीबी माफ़ करें, आप यहाँ से चली जाएं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो अब अमेरिका की इंडिया के साथ है। इंडिया को इस तरह से इंडिया में बैठकर इस तरह से अमेरिका को चैलेंज करना, ये एक बड़ा दिलचस्प होगा आने वाले वक्तों में कि इंडियन पॉलिसी क्या बनती है। और इससे बड़ी दिलचस्प बात होगी कि क्या शेख हसीना वाजिद भी किसी दिन कहेगी कि नो लेटर ऑन वी लर्नड कि दिस कॉन्स्पिरेसी वाज नॉट हैच्ड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, इट वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो सिमिलरिटीज हैं, लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा कि यू टर्न हसीना वाजिद लेती हैं या नहीं लेती। बट यू हैव टू गिव हर अ क्रेडिट। एक्चुअली उनको क्रेडिट नहीं जाता, ये इस मुहिम के जो मौजूद हैं उनको क्रेडिट जाता है, बिकॉज इट्स अ न्यू टर्म इन द वर्ल्ड नाउ। खाकवानी साहब के इफ़ योर गवर्नमेंट इज़ वीक एंड यू मस्ट लीव योर गवर्नमेंट इन अ वेरी लॉफुल मैनर, तो अमेरिका इज़ द ईजीएस्ट टारगेट। आप इल्ज़ाम लगाएं एंड यू लीव योर गवर्नमेंट एंड देन यू हैव अ मूवमेंट उसके बाद कि ये साजिश हुई और बयानिया बनाया गया और देखा ऐसा नहीं हुआ। एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, मतलब ये तो मैं न सिर्फ एक बहुत ही मुद्दा-खेज बात है, बल्कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी वाकयाती शवाहिद नहीं मिलते। देखिए, हसीना वाजिद की हुकूमत जबरदस्त किस्म की प्रो इंडिया हुकूमत थी, तो ये बल्कि ये जो रिएक्शन है इसमें काफी ज्यादा एंटी इंडिया रिएक्शन भी शामिल है। आपके शायद दिल में होगा कि पिछले कुछ साल, 1.5 साल से बांग्लादेश में जमात इस्लामी भी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो BNP जो उनकी है खालिदा जिया की, ये वहाँ पे बाइकाट इंडिया कैंपेन चला रही थी गली गली में, मुख्तलिफ स्टोर्स में, क्योंकि इंडिया में वहाँ पे बांग्लादेश में उनके स्टोर्स पे 80% ज्यादा प्रोडक्ट्स इंडियंस होती हैं। जिस तरह अभी हमारे यहाँ है ना फलस्तीन के हवाले से बाइकाट, मैकडोनल्ड और मुख्तलिफ यानी कंपनियों के बाइकाट का, तो इसी तरह की कैंपेन वहाँ पे चल रही थी, एंटी इंडिया सेंटीमेंट। और इंडिया, अभी यहाँ पे बात की भी गई, इंडिया और अमेरिका के तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो ये तो यानी ये जो अवामी जद्दोजहद है ये एंटी अमेरिकन तो हो सकती है, अमेरिकी कैसे हो सकती है? इस पे तो कोई जवाब ही नहीं है ना। यानी इस पूरे खिते में, साउथ एशिया में
अमरीकी पॉलिसियों को जो उनको आगे बढ़ाने के एक तरह का जो फ्रंटमैन का रोल अब इस वक्त इंडिया अदा कर रहा है। तो इंडिया के तो ये इंडिया की ही हुकूमत थी ना, एक तरह की प्रॉक्सी बन चुकी थी। और आप देखिए ना, रिएक्शन बहुत सारे जो आए हैं हसीना वाजिद की वजह से, वो इंडिया एंटी इंडियन भी सेंटीमेंट्स आ रहे हैं। तो ये तो बहुत ही मजे का खेज इल्जाम है कि आप अमरीकी करने का, और पाकिस्तान के साथ तो इसका कंपैरिजन बनता भी नहीं। यहाँ तो ज़ाहिर है, यहाँ तो पूरा एक साइफर और सब चीजें, और वो तो एक अलग ही कहानी है ना उसकी। तो अभी आप देखें, अभी जब ये जुलाई में ही ये अभी इससे पहले ये स्टूडेंट की जो तहरीक के लिए 13 जुलाई से शुरू हुई है ना, इससे पहले ही ये चीन से वापस आई है, चाइना से, और उन्होंने एक डैम का प्रोजेक्ट था कोई 1.5 बिलियन डॉलर का, अच्छा खासा $1.5 अरब का था वो। उसमें चाइनीज भी इंटरेस्टेड थे, इंडियंस भी। तो हसीना वाजिद ने वो इंडिया को दिया, हालांकि चाइना से ही वो ट्रेड एग्रीमेंट्स कई करके आई, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम इंडिया को देंगे कि इंडिया के साथ हमारे ज्यादा वो है और बॉर्डर पे वो चीजों का। तो यानी ये कहना कि भाई ये एक प्रो चाइना कैंपेन है और ये रजीम चेंज करने की, और इसमें भी या अमरीकी भी, तो कोई भी ऐसा नहीं है। इसके मकामी इसके फीलिंग्स हैं जो उन्होंने जुल्म और जबर किया पिछले 14 सालों में, क्रश किया, हर तबके को उन्होंने क्रश किया। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि एक चीज एक बड़ा माइनर सा पॉइंट है, शायद ये बड़ा ट्विस्टिंग पॉइंट हो सकता है, जो कि हमने यहाँ नहीं देखा लेकिन उसका रिएक्शन बड़ा डिफरेंट था। वहाँ हमने देखा पावर ऑफ पीपल, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, ये कॉमन मैन्स पावर। अब बांग्लादेश की सिचुएशन में और पाकिस्तान की सिचुएशन में ये तो बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर तो एक जमात ने इल्ज़ाम लगाया, अब ये देखना ये होगा कि हसीना वाजिद साहिबा बाद में फॉर्म्स कब हायर करती हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर्म्स भी हायर की गई। यहाँ पर यूएस के अंदर एक गुड इमेज, गुड चाइल्ड वाला इमेज भी बिल्ड करने की कोशिश की गई। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो पार्टी यहाँ एक्सपेक्ट कर रही थी दैट रेवोल्यूशन एंड चेंज, वो नहीं हो सका। मैं एक दो बातें करूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। यहाँ पे जो एक्स लेफ्ट और हालिया प्रो वेस्ट इंटेलिजेंसिया है ना, सो कॉल्ड, वो इस बात को डेली टीवी के प्रोग्रामों में बता रहा है कि नहीं जी वो तो शायद मरीख पे है, ये उधर है। दिस इज़ अ वेरी डिस्टॉर्शन। वाई 1968 5 नवंबर को सिंध में पैदा होने वाला पंजाब स्वीप कर गया था, ठीक है। तो अब डिफरेंस क्या था इमरान खान की तहरीक में और जो तहरीक बांग्लादेश में, इसका डिफरेंस क्या था? उसकी मैस अपील क्यों बहुत ज़्यादा थी? वो इसलिए कि उसमें इकनॉमिक एजेंडा था, साड़ियाँ नौकरियाँ ले लिया जे। अब जुल्फकार अली भुट्टो की कौन सी तहरीक थी? रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान, 20 रुपए है मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा, ये था। अब ये लीडर पीछे खड़े हैं, अवाम आगे खड़े हैं। वो कहते हैं बिजली सस्ती करो, वो कहते हैं जी पार्लिमानी जमहूरियत होती है, एक बड़ी अच्छी प्रॉब्लम ये यहाँ पे अवाम क्यों नहीं निकलती? मैं अर्ज करता हूँ ना, अवाम ने पार्लिमानी जमहूरियत का, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं मार्शल का हामी हूँ, मगर यहाँ के जो सरमायादारों की गुलाम जो पार्लिमान है, ठीक है, जो जमहूरियत है जिसको अपनी घर की लौंडी बना लिया इन्होंने, उसके लिए क्यों लोग निकलें? क्या पीटीआई पीएमएलएन? मैं ये नहीं कह रही हूँ उसके लिए लोग निकले। मैं ये कह रही हूँ वजह बता रहा हूँ कि हमने एक नैरेटिव देखा है, इसके अगेंस्ट निकलने। मैं वजह बता रहा हूँ कि क्यों मैस बेस वर्किंग क्लास क्यों नहीं निकली, सिर्फ मिडिल क्लास निकली है। इमरान खान के साथ मिडिल क्लास निकली है, वर्किंग क्लास क्यों नहीं निकली? मिडिल क्लास भी नहीं निकली। देखें, अगर 17 सीटों पे वो खज्जल हो रहे हैं, आज पतन की रिपोर्ट पढ़े, नवाज शरीफ वहां खड़ा है जहाँ पे अरुण चौधरी खड़े हैं, आज माशाल्लाह वो उस मकाम पे पहुंच गए। बात यह है कि मूवमेंट में जिस वक्त तक आपकी वर्किंग क्लास और मेहनत कश क्लास एंटर नहीं होती, क्योंकि मिडिल क्लास के बारे में किसी ने ठीक कहा था कि इसके पांव कीचड़ में और आंखें आसमान पे होती हैं, सारी उम्र अपना तबका बदलने के चक्कर में होते हैं बेचारे। तो वो क्लास इमरान खान इसलिए, और मैंने खान साहब से लास्ट मीटिंग में ये कहा था कि आपका जो औकली झील है वो ये है कि जो यहाँ के रियल लोग हैं। फेल क्यों हो गई उनकी जमात? अगर मैं इस वक्त पाकिस्तान के सिनेरियो में एक चीज डिस्कस करूं तो बयानिया भी स्ट्रांग रहा, लोगों को उस बयानिए ने मुतासिर भी किया। हमने 8 फरवरी में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी देखे, वो लोग पार्लियामेंट में देख लिए उस जमात के जो शायद टोटली फेल नहीं हुए। नहीं, इन टोटलिटी फेल इसलिए नहीं, फेल किस में हुए कि चूंकि वहां पे सारे जो राइट विंग, मैंने एक बात की थी कि इमरान खान विल बी द लास्ट अटेम्प्ट ऑन अ राइट विंग रिफॉर्म इन पाकिस्तान। उन्होंने दाएं बाजू की इस्लाह पसंदी, में इस्तिलाही एतबार से कह रहा हूं, उसकी कोशिश की। इसका टाइम गुजर गया है। अगर आप बरतानिया में जेरेमी कोर्बन को देखें तो बाएं बाजू की इस्लाह पसंदी का वक्त भी गुजर चुका है। यू गॉट अ पॉइंट। मैं पराचा साहब को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहूंगी। पराचा साहब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि एक ऐसी जमात जो हम कहते हैं कि इस वक्त पार्लियामेंट में रिगार्डलेस कि वो सीट्स मिलती हैं नहीं मिलती, अगर मिल जाती हैं तो फिर उस सूरत में तो वाज़े तौर पे हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, मगर जब लोगों को निकालने की या कोई बेहतरीन मूवमेंट की बात आती है वो फेल हो जाती है?
जो तहरीकें हैं या मूवमेंट्स हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, मैं अपना असेसमेंट बता रहा हूँ, काजी साहब की अपनी असेसमेंट है। क्या जो तहरीकें पाकिस्तान में चलीं वो क्या बैक्ड नहीं थी? 77 की तहरीक, यही उस वक्त 9 सितारे थे, वो बैक्ड नहीं थी जो कामयाब हुई। MRD बैक्ड नहीं थी, वो कामयाब नहीं हुई थी। MRD बैक्ड नहीं थी, वो कामयाब नहीं हुई थी। इवन ARD भी एज अ तहरीक कामयाब नहीं हुई, जिसमें सारी सियासी जमातें थीं। कैसे एक जुडिशल मूवमेंट कामयाब हो गई और जनरल परवेज मुशर्रफ को जाना पड़ा। इवन इन द केस ऑफ बांग्लादेश, मुझे आप बताएं कि क्या वहाँ एस्टेब्लिशमेंट वीक हुई है इस तहरीक से? अरे वही आर्मी ने खुद कहा कि हमारी कंट्रोल गवर्नमेंट बनेगी और हम जो है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को ला रहे हैं उधर से। स्टूडेंट्स ने कहा कि चीफ जस्टिस को हटाओ, चीफ जस्टिस को भी हटा दिया गया। वहाँ कौन सा मतलब है, लोग निकले 300 के करीब बेचारे मारे गए स्टूडेंट थे या दूसरे लोग थे, लेकिन जो पावर ग्रुप है, जो इंटरेस्ट ग्रुप है, वो तो इंटैक्ट हो गया। ज़्यादा स्ट्रांग होगी वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट। अगर हसीना वाजिद एक ऑटोक्रेट थी, लेकिन अब क्या हो गया वहाँ पर? इलेक्शन 3 महीने का हमारे यहाँ भी 79 में वादा किया गया था। अब देखते हैं बांग्लादेश में क्या। इसलिए जो कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं या ये वाली तहरीकें दुनिया में हुई हैं, तहरीकें कामयाब। इनकलाब फ्रांस आया था, उसके बाद जैकोबिन क्लब बने। 1779 से ऑनवर्ड 99 तक वो जैकोबिन क्लब्स ने पूरे पेरिस को मार मार के आधे बंदे मार दिए थे। वहाँ रिजल्ट क्या हुआ? डिक्टेटरशिप आ गई, नेपोलियन आ गया अगले 15-20 साल के लिए। तो इसलिए ये जो स्मूथ सेलिंग होती है किसी मूवमेंट के बाद, बड़ा मुश्किल होता है उसको फिर कंट्रोल करना, जैसे बांग्लादेश में हो गया। रज़ाकार की बात अभी बात हुई पाकिस्तान के हवाले से, तो रज़ाकार जो कभी ताना था, जो मनफी वर्ड था, वो रज़ाकार एक पॉजिटिव, बच्चों ने कहा कि हाँ हम रज़ाकार हैं। BNP खालिदा ज़िया की पार्टी और डॉक्टर शफीकुर रहमान की पार्टी जमात इस्लामी, देवर नोवेयर, ये तो बंद थे जेलों में। इनको निकाला किसने? आर्मी ने आके वहां निकाला इनको, यानी एस्टेब्लिशमेंट में निकाला इनको। सो पॉपुलर तहरीक स्टूडेंट्स लेके आए। अब मैं तो दुआ करता हूं कि अल्लाह करे वहां सही जमहूरियत आए, लेकिन पाकिस्तान में मत भूलिए एक रेजोनेंस रह, एक बाज़गश्त रह जाती है जिसको बांग्लादेश मॉडल कहा जाता है। वो बांग्लादेश मॉडल हसीना वाजिद के आने से पहले था, फिर बाद में भी उसकी कोशिश होती रही। लेकिन आज जो हसीना वाजिद जो है, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, हसीना वाजिद जो बात कर रही हैं, यहाँ तो साइफर लहरा के एक पॉलिटिकल फ़ायदा उठा लिया गया और उसके बाद कहा गया कि नहीं हमें अब पता चला है कि नहीं, कॉन्स्पिरेसी जो रिजीम चेंज थी वो इधर से की गई, उधर से। हाँ, अब हसीना वाजिद क्या ये अमेरिकन कॉर्ड दिखा कर वहाँ पर, क्योंकि प्रिडोमिनेंट जो वहाँ मेजॉरिटी है वो मुस्लिम मेजॉरिटी है बांग्लादेश में, और एंटी अमेरिकनिज्म तकरीबन हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में पाया जाता है। स्पेशली अब मुस्लिम वर्ल्ड, जो इसराइल ने जिस तरह से मुजालिम किए हैं गजा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ, और बैकर्स ऑफ इसराइल में सबसे ऊपर तो यूनाइटेड स्टेट्स है। तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इन्वोक करके, अमेरिका के खिलाफ बात करके, क्या हसीना वाजिद वो कार्ड खेलना चाह रही हैं जो पाकिस्तान में खेला गया और कामयाबी से खेला गया? फायदा भी होगा या नहीं होगा? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम कार्ड्स खेल तो लेते हैं, फिर हमें बाद में एहसास होता है कि नहीं, जैसे आपने कहा कि यहाँ से नहीं हुई थी, वहाँ से हुई थी, क्योंकि हम उसको चेंज करते हैं। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग नाजरीन गुफ्तगू हो रही है। और होता ये है कि जहाँ पर जिस भी निज़ाम में आप माशरे में उठा के देखें अदल इंसाफ नहीं होता, जहाँ पर बैलेंस ऑफ लॉ नहीं होता, वहाँ पर चीज़ें बिगाड़ की तरफ जाती हैं। जब बिगाड़ होता है तो फिर जो अवाम होते हैं फिर वो बाहर भी निकलते हैं, अपना हक भी मांगते हैं। अब पाकिस्तान में ये जो आजकल चल रहा है, पाकिस्तान का अदल और इंसाफ कहाँ खड़ा है और किसके तराजू में खड़ा है, इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक। कल जो है प्यूनी जज, सीनियर मोस्ट जज हैं इस वक्त, उसके बाद ज़ाहिर काजी फायज़ ईसा साहब की जगह पर वो बैठेंगे और 3 साल के लिए बैठेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। उन्होंने कल एक तकरीब से खिताब किया और उन्होंने कहा कि
फ़र्द हो या सभी को, यानी इदारा हो, सभी को सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल करना होगा, और जो अमल दरामद फ़ैसलों पर नहीं करेगा वो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा। आइन की खिलाफ वर्जी का नतीजा क्या निकलता है हम सबको पता है। खाकवानी साहब, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान है, उन्होंने किसी चीज़ को टारगेट करके नहीं किया, उन्होंने जेनेरिकली ये बात कही है, और ये बात कही है, बताई है, समझाई है, समझ आ रही है। देखिए, आपको किसी को इंसाफ समझे या ना इंसाफी समझे, जो मर्जी समझे, आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने पड़ते हैं कि और कोई तरीका है नहीं ना, क्योंकि जो इंसाफ भी आएगा वो भी वहीं से आएगा। और हमेशा देखिए, एक फरीक के नजदीक जो फैसला, मतलब मेरे नजदीक वो जो अक्सरियती फैसला है 8 जजेस का मखसूस हिस्सों में, बड़ा शानदार और बहुत तारीखी फैसला है। लेकिन अभी 2 अक़लीती जजों का फैसला आ चुका है, जिसको हमारे हुक्मरान इत्तेहाद के लोग बड़ा ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और वो इख्तिलाफी नोट पहले आए हैं जजमेंट के, जो फुल जजमेंट से पहले आए हैं। जी नहीं, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इनका तफसीली फैसला तो आना है ना, 8 जजेस का तफसीली फैसला तो आना है अभी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बाज़ औक़ात किसी फैसले को एक फरीक इंसाफ कर रहा होता है, दूसरे को लग रहा होता है मेरे साथ ज्यादती हो रही होती है, तो ये तो एक बहस है। लेकिन हमें बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने पड़ेंगे, नहीं मानेंगे, अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो सिस्टम कैसे चलेगा? ठीक है, अगर मैं यही सवाल काजी साहब के सामने रखती हूँ, अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो काजी साहब, हमने देखा है कि तौहीन अदालत भी लगती है, लेकिन पार्लियामेंट इस वक्त लग रहा है कि जैसे फुल तैयार है कि हम भी खड़े हैं। आपने वो तरमीम देखी इलेक्शन एक्ट वाली, तो ऐसा मालूम होता है कि इट्स पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। मैं ये समझता हूँ कि लेट्स गेट टू द बॉटम ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज दैट? उसमें मेरे ख्याल में सारा, मेरे नाचीज़ ख्याल में समझ आ जाएगा। एक बड़े आदमी ने एक ज़माने में बात कही थी, बहुत पहले, मैं नाम नहीं लेता, कंट्रोवर्शियल सा नाम हो जाता है। उन्होंने कहा कि जब सरमाया ग्लोबलाइज होगा तो 2-3 बातें होंगी। दौलत का एक ढेर बन जाएगा एक तरफ, और एक तरफ ज़िल्लत और गुर्बत का ढेर बन जाएगा। आज पाकिस्तान पार्लियामेंट्री नाम है रखा हुआ, ये ओलिगार्की है। नोट के माउंटेन एवरेस्ट पे बैठ के सुप्रीम कोर्ट नज़र नहीं आती। हम फिर 500,000 गुंडा भेज के जज साहब को आपको वहाँ से भगा भी देते हैं। ज़रा तारीख को याद रखें ना। फिर हम यहाँ चौक में खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जी ये तो क्या है, बेंच साजी हो रही है। बेंच क्या होता है, वो क्या है? हाँ। बेंच बना रहे हैं। फिर हम 2-4 हज़ार बंदों को डंडे दे के सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे भेजते हैं और क्या कहते हैं कि जनाब, नाम लेते हैं, ये तो सास ने फैसला कराया, ये तो बहू ने फैसला कराया। व्हाट डज इट मीन? कि हम ओलिगार्क जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो इस मुल्क के ज़राए पैदावार पे काबिज हैं, हमारी मर्जी के खिलाफ अगर आपने फैसला किया, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। काजी साहब, आप सुप्रीम कोर्ट की भी तारीख का जिक्र करें ना, इसमें बहुत सारे फैसले। भाई मैं कहता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का जिक्र कर लें, उसके बाद जो मैं अभी कुछ ऐसे फैसले हैं जिस पे हम बोल नहीं सकते। ये जो ओकामा था, इससे बड़ा जुर्मी कोई नहीं था। चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो 2 नौकरियां कर रहा है, वज़ीर इत्तेफाक 2 नौकरियां कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इकामा वाला जिक्र तो अब पाकिस्तान। मुझे ये बताएं कि अगर किसी मुल्क में मोदी को पता चले कि ये साउथ बर्मा में नौकरी कर रहा है, उसका अशर क्या होगा? यहाँ फख्र से कह रहे हैं वो अकामे पे निकाल दिया, बात पनामे से शुरू हुई थी। और यार डूब के मर जाना चाहिए कि मैं जो है चीफ एग्जीक्यूटिव भी हूँ और साथ में मुलाजमत भी कर रहा हूं। लेकिन अगेन पॉइंट ये है कि द वे पार्लियामेंट इज अगेंस्ट खड़ी हुई है। अब मैं तदरीसी जवाब दे दूं। पार्लियामेंट हो, अदलिया हो, एग्जीक्यूटिव हो, ये 3 पिलर है ना। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस ओलिगार्की, चौथा आप भूल गए। चलो साफत को छोड़ा सी अद्दा भी नहीं है। अच्छा वो वैसे ही होना, आप धरना भूल गए हैं मेरा ख्याल से 2014 वाला। सही सहाफत उस धरने ने दिखाई दी। मैं ये कह रहा हूँ कि चलें मान लेते हैं, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपकी एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट पे हमला करती है तो इट्स लाइक स्टेट इज एट वॉर विद इटसेल्फ। रियासत देखो ना, ये रियासत वॉर विद इन वॉर, अपने साथ वार करिए ना। ये रियासत बनाने का मकसद क्या है? इस रियासत मकान बनाने का मकसद ये था कि एक रूलिंग क्लास है, उसके मफादात को मत छेड़ो, ठीक है? तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी रोल था, इसका भी रोल था, हम उसमें तदरीसी बहस में नहीं जाते। मगर अब क्या है, वो कहते हैं जनाब मैनू उधर से एयरपोर्ट पे बैठ के आपकी एक्विटल्स हो रही होती है। पहले आप असेंबली में आके, यार अपना मजाक तो खुद ना उड़ाओ, फैसले गलती हुए होंगे, उन्होंने ठीक करने का भी तो कोई तरीका होता है ना। पहले जाके असेंबली में आप वजारत का हल्फ उठाते हैं, बाद में जाके जमानत लेते हैं। ये है आपकी तारीख, और आप हमें आइन और रूल ऑफ लॉ बता रहे हैं। लेकिन तो फिर मैं अपनी लिमिट से ज्यादा कोई बड़ा सवाल कर दूंगी इस बात पे जो आपने किया, और वो फिर कर दें आप सवाल। मेरी भी एक हद है फराचा साहब। फिर मैं अगर पूछूंगी कि अगर आपको
मफरूर करार दिया गया था तो वो किसकी माँ पे गए थे, फिर वो आपकी जो मंजूरी हुई थी, मंजूर नज़र बने थे, वो किसकी माँ पर थे, और अभी जो आपका स्टेटस है वो किस नज़र पे है। लेकिन अगेन 2018 को वी कैन नॉट ओमिट दैट फ्रॉम आवर हिस्ट्री एज वेल, क्योंकि उस वक्त तो बंगे दोहल खान साहब कहते थे कि मुझे फोन कराने पड़ते हैं। सर एक मिनट, जिनके कहने पे गए थे उनके कहने पे सर फोन कराने पड़ते हैं, उन्होंने ये खुद बंगे दोहल कहा है। बट अगेन पराचा साहब, एवरीबडी इज एट वॉर राइट नाउ, तो ये कैसे ठीक हो सकता है? मैं थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन करना चाह रहा हूँ कि यकीनन जो मैं बात कर रहा हूँ मेरी ओपिनियन है, ये नहीं है कि मैं कोई जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं हूँ कि मैं कहूँगा कि हर हाल में मेरा फैसला कबूल होगा। 77 की तहरीक किसने बैक की थी, किसने भुट्टो शहीद को धमकियाँ दी थी, किसने कहा था कि वी विल मेक यू एन एग्जाम्पल? मेरा ख्याल है तारीख अगर पढ़ ली जाए तो तारीख में हर चीज़ क्लियर है। अब किसी के दिमाग में मैं ठोंस तो नहीं सकता ये चीज़ें, यकीनन मेरी ओपिनियन है एंड आई ओन माई ओपिनियन, सीधी सी बात है। उसके बाद जैसे भुट्टो शहीद को फांसी दी गई, अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगर बाकी फैसले सुप्रीम कोर्ट के अच्छे लग रहे हैं तो ये भी अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पवित्र है, पार्लियामान तो मैं और लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा जो पार्लियामान के बारे में किए जाते हैं। नंबर 2, ये मुल्क एक आइन है, आप माने या ना माने, आप उसमें डिविएशन देखें आप ना देखें, आप इस आइन को मुतासिब समझें, आप इस आइन को ओलिगार्की या किसी गरीब और अमीर के फ़र्क से देखें, लेकिन मुल्क का कानून यही है। आप मुल्क का कानून कहते हैं, आर्टिकल 7 आज ही पढ़ लें कि रियासत क्या है। रियासत इन्हीं पार्लियामान को, इन्हीं असेंबलियों को डिफाइन करती है। बाकी सारे ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं। जो स्टेट का फैसला होगा एंड एज पर आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामान का फैसला होगा, पार्लियामान की सुप्रीमेसी होगी। आप नहीं मानते, नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ किसी को अगेन वो राजी करने के लिए नहीं बैठा। वो फॉल्टी पार्लियामान है, वो सही पार्लियामान है, और अगर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला इतना अजीज है तो मेरे दोनों भाई लाहौर में बैठे हैं या किसी और जगह में बैठे हैं, ये बल्दियाती निज़ाम बहाल करने का इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। और बड़ी वो 2018 के शफाफ इलेक्शन वाली हुकूमत थी, वो क्यों नहीं अमल दरामद हुआ था? कोई उस वक्त के जस्टिस मंसूर अली शाह ने कोई उसके खिलाफ सुओ मोटो लिया, कोई तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया? फिर 7 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था अदम एतमाद की तहरीक होल्ड करने का, लेकिन उससे पहले आर्टिकल 6 का सहारा, 5 का सहारा लेकर असेंबलियां ही तोड़ दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अदम एतमाद की तहरीक आने दें, वो एक आईनी रास्ता है, लेकिन चूंकि हमने आइन नहीं मानना, अब ज़रूर कहेंगे कि 14 मई का फैसला था, मानना चाहिए था। मैं बिल्कुल कहता हूँ मानना चाहिए था। हम तो अपने प्रोग्राम में यहाँ बैठ के बार बार कहते रहे, ये टीवी अजीब सी चीज़ है, चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। हमारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम पड़े हैं यूट्यूब पे, हम कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 90 दिन के अंदर, चूंकि आइन में लिखा है, आइन में लिखा है इसलिए होना चाहिए था। अगेन मैं फिर कहूंगा कि क्रेडिट जस्टिस काजी फायद ईसा साहब कहे कि उन्होंने सदर ममलिकत को भी बिठाया, इलेक्शन कमीशन को भी बिठाया। सदर ममलिकत जब ये कह रहे थे कि हमारा अख्तियार है आइन के इलेक्शन की तारीख देने का, तो फिर आप दे देते ना। आपने एक लेटर लिखा, उसमें लेटर में लिखा था कि हम तजवीज़ करते हैं कि जी इस तारीख को इलेक्शन होना चाहिए। भाई आप फर्म ऑर्डर दें अगर आपका अख्तियार है तो लिहाजा ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है ना कि ये सुप्रीम कोर्ट के अभी, और एक बात और भी कर दूं, नेसेसरली जो कल बात हुई आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो दैट वाज टू टारगेट इलेक्शन एक्ट। ठीक है, अभी आप बने नहीं है, आप पहले से That was, मुझे एक ब्रेक का आ जा रहा है, एंड ऑल्सो दैट रेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल। वो क्या क्या हो सकती हैं अभी, चूँकि एक मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो चल रहा है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, और ये भी कि एक निज़ाम जो अभी हम लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लमेटिक, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। क्या ये मसला निज़ाम का है या शख्सी है? एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। खाकवानी साहब, ऐसे महसूस हो रहा है दैट एक जगह पार्लियामेंट है, यानी जो गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी और नून लीग, और उनके पीछे एक बैक मौजूद है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ खड़ी हुई है और उनके पीछे एक बैक मौजूद है। ये जो बैकिंग वाला सिस्टम है, क्या ये किसी तौर पे खत्म हो सकता है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ के पीछे कोई बैक मौजूद है। अगर कोई बैक मौजूद होती थी ऐसा बुरे हाल में ना होते इनको लीडर। सर आप कैसे कह रहे हैं? आप वो देखें खाकवानी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट छोटा सा सवाल ले लें इसी पे। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। रिजर्व सीट्स की अपील जो है वो सुन्नी इत्तेहाद लेके गई थी, यही तो झगड़ा है सारा। एक मिनट मुझे बात मौका देना बात करने का। ये मतलब अच्छी बैकिंग है। पंजाब में जलसा भी नहीं कर सकते, 100 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सकते। अभी आप 14 अगस्त आ रहा है, 14 अगस्त को भी एक्टिविटी नहीं कर सकते तहरीक इंसाफ वाले। तो लीडर उनके सारे ये भागे हुए हैं, अभी तक ये जेलों में पड़े हैं, सड़ रहे हैं। हाल ये है कि खवातीन रहनुमाओं को साल से ऊपर जमानतें नहीं मिलती और 20 मुकदमे उगड़े। जब बैक होती है, फिर बैक ऐसी नहीं होती। बैक होती है तो फिर इफ्तिखार चौधरी साहब को अपने घर से उनको निकाला भी नहीं जा सकता। ये बैक थी पूरे 1 साल तक। जुडिशियल मूवमेंट में परवेज मुशर्रफ अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद इफ्तिखार चौधरी को घर से बेदखल नहीं कर सका। यहाँ तो जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। तो बेगम साहबा भी जेल में पड़ी है और खामद भी जेल में पड़े हैं और सारे जेल में। ये बैक नहीं है। बाकी आप जब ये एक बात कह रही है, ये बात इतनी ज्यादा रट के लिखी जा रही है तो मेरी समझ से बाहर ये बात क्यों कही जा रही है। हमने सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब को बहरहाल ये क्रेडिट तो है कि उन्होंने लाइव दिखाया सबको, तो हमने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना कि सलमान कबर राजा बार बार ये कहा और ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं तहरीक इंसाफ का वकील हूँ, हमें तहरीक इंसाफ की सीटें चाहिए। उस पे बल्कि फैसल सदीकी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तो मैं आपको बताऊं, वहां पर सलमान अकरम राजा साहब ने ये ऑन रिकॉर्ड है सर, ये चेक कर लीजिएगा। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वकील नहीं हूँ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ये फाइल की है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीट्स मिलनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कबल सुन्नी तहरीक इंसाफ की है, सलमान कबर राजा की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पर हैं और लाइव सबने देखी है, पूरी कौम देख रही है। इवन एक बार तो ये हुआ, काजी साहब ने कहा कि आप किसके वकील हैं, आप किस पार्टी में? उन्होंने कहा सलमान कबर राजा ने जरा सख्ती से कहा, उन्होंने कहा आप जानते हैं मैं किस पार्टी में हूँ और किस पर डिपेंड कर रहा हूँ। उन्होंने कहा सलमान कबर राजा ने, हमने लाइव चूंकि हमने देखा है ना, अब हमें तो किसी इसमें की अखबारी रिपोर्ट में भी हमें यकीन करने की जरूरत नहीं। सब लोगों ने तो यानी आप कह रहे हैं कि द जजमेंट वाज एप्ट, बिल्कुल ठीक थी। अच्छा दूसरी बात देखिए, 1 मिनट बात करने देना मुझे। बात ये है कि जो ये लोग एतराज कर रहे हैं मंसूर इशा सिर्दी फैसले पे, तो काजी फाइज इस्ता ने भी वही बात की है। काजी फाइज इस्ता और जमाल बंदुखेल ने तहरीक इंसाफ को पार्टी स्कीम नहीं किया, जो उन्होंने हेल्प दिया। ठीक है, मेरे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है। मैं चाहूंगी कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खाकवानी साहब, जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें मैं चाहूंगी कि आपकी फर्दन सबकी राय ले लूं। ये जो अभी चल रहा है, डील बातचीत, ये क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखें, बात सुने, जो डिसाइडिंग फैक्टर बांग्लादेश में क्या था। मौका दे, आप जब भी ये बात कहती है मुझे मौका नहीं मिलता, मुझे काइंडली जवाब। चलिए, मैं काजी साहब आपसे इजाजत चाहूंगी, पहले खाकवानी साहब को कंप्लीट करें। खाकवानी साहब प्लीज जी, सिर्फ 1 मिनट दे दे। आपने पहले ये बात की थी कि पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, देखे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ता है। आपको याद होगा जब यूसुफ रजा गिलानी जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कौमी असेंबली के स्पीकर थी उस वक्त मिर्जा साहबा, उनसे उन्होंने एक स्पीकर से रोलिंग देके भी पुरानी कोशिश की थी बचने की। अल्टीमेटली नाअहल हुए थे ये नहीं होते, आपको याद होगा। पुरानी बात नहीं, उस समय पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट हुई थी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ा था। अभी उनको मानना पड़ेगा। बाकी आपने कहा डील या मुज़ाकरात जो भी है, हमें इसका रिजॉल्व करना है तो मुज़ाकरात से रिजॉल्व होगा। और मुज़ाकरात बहरहाल अल्टीमेटली जो रियल पावर होल्डर्स हैं उन्हीं को भी आना पड़ेगा या उनको किसी तरीके से आना पड़ेगा। उसके बगैर बामकसद मुज़ाकरात नहीं होते कि इस मुज़ाकरात में जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट ये सारा रिवर्स होने वाला होगा। और जो हुकूमती सेटअप अगर इस पे मुज़ाकरात में खत्म होगा तो क्यों मुज़ाकरात करेंगे, ये क्यों कामयाब होना चाहेंगे? ठीक है, लेकिन ना इलेक्शन जो है 8 फरवरी के इलेक्शन के रिजल्ट को ना माना जाना है। तो वो जब तक मुज़ाकरात आप उस पर करेंगे, जो हुकूमत जिसने खुद खत्म हो जाना है, उन मुज़ाकरात के नतीजे में अगर रिवर्स हुआ, अगर रिजल्ट को अगर वो तस्लीम किया गया जो एक्चुअल रिजल्ट है, तो कौन से मुज़ाकरात होंगे? सही है। मैं इसी पे छोटा सा सवाल का थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। डील तो चले निकालते हैं, बातचीत पे बात आते हैं। बातचीत तो तब होगी जब माफ़ी मांगी जाएगी। माफ़ी तो मांगी नहीं जा रही। नहीं, वो नहीं मांगेंगे। तो माफ़ी अगर मांग भी लें तो माफ़ी होगी नहीं होगी, ये क्या होगा? क्या 2 बातें आप याद रखें। ताकत के किसी रियासत में 2 सरचश्मे होते हैं। एक तो मुझे पता ना,
ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ नहीं ले लो, ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਫਲੋਜ਼ ਫਰਮ ਦੀ ਬੈਰਲ ਆਫ ਗਨ। ठीक है। ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? वो होती है जब लोग हाथ से नहीं अपने कदमों से वोट डालने बाहर आते हैं, जैसे बांग्लादेश में आए थे। कोई मोटिवेटेड नहीं थी, लोगों के दुख और दर्द थे। बार बार, मैं तो तहरीकों का तालिब इल्म हूँ, बार बार तहरीक बांग्लादेश की उठ रही थी, बैठ रही थी, उठ रही थी, लोग अपनी जानें दे रहे थे। हर वर्किंग क्लास की हालत ये थी कि मैंने, मुझे माफ़ कीजिएगा मैं जो मिसाल देने लगा हूँ, मगर ये हकीकत है। एक खातून हमारी बहन ने, जो कि वर्किंग क्लास, वो जहाँ के टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती थी, वो कहती थी कि इतनी गंदी लिविंग कंडीशंस हैं कि इससे बेहतर था कि खुदा न खास्ता मैं कोई लेती तो मैं वहाँ ज़्यादा सुखी रहती जितनी मैं यहाँ हूँ। ये इतने दर्द और दुख थे हमारी बेटियों के जो बाहर निकली हैं। तो देखें सब डिक्टेटर कैसे, अयूब खान कैसे उड़ा था। इसलिए ताकत सिर्फ दो है। अब बात क्या है, जो आपने बात मेरी अनफिनिश्ड रहेगी, मैंने खान साहब से ये कहा था कि उन्होंने मुझे जवाब दिया कि ये 10 लाख रुपए हमने, बहुत अच्छा किया आपने दिया, लेकिन अगर आज एक पार्टी ये ऐलान करे, इस तरह ना करे जैसे जमात इस्लामी ने किया था कि हम आके कालदम करेंगे तमाम मुआहदे और उनको अंदर करेंगे जिन्होंने मुआहदे किए थे और जिन्होंने इस मुल्क को खोखला किया, हम उन्हें, और आपकी बिजली हम इस, जिस तरह उसने किया इसमें इंडिया में, क्या नाम है उसका, आम आदमी पार्टी वाला, उसने किया और लोगों ने किया। हमारी बात तो करो, लोग आपके आगे खड़े होकर जाने देंगे। अगर आपने दस्तरखान पे बैठ के उधर हिस्से बांटने हैं ऊपर जाके, तो हम क्यों बाहर निकले? लेकिन मेरा सवाल फिर रह गया। मैं प्राची साहब चाहूंगी आप इसका जवाब दें। ये बातचीत, डील, टेबल टॉक, क्या सब्सटेंस है? कोई डिनाई नहीं कर सकता कि डायलॉग ही एक वाहिद रास्ता है, लेकिन डायलॉग सेलेक्टिव नहीं होते। उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को, उसमें जितने भी, देखे ना, पावर इस वक्त पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह असर्ट कर रही है, काजी साहब अभी मान नहीं रहे, लेकिन पावर तो है ना काजी साहब के पास भी। काजी सईद साहब की बात कर रहा हूँ अल्लाह का वास्ता जे अपना एजेंडा रखता है ना। शुक्र आपने काजी सईद बोल लिया, मुझे मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। नहीं, मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ। देखे ना, वो तो खैर कभी सुना था कि काजी आ रहा है जालिमो, अब खुशी मनाई जा रही है कि काजी जा रहा है, इससे तब्दीली नहीं आती। सानू भी आराम कर लेने दो। आप सेलेक्टिव जो सेलेक्टिव डायलॉग है उससे नहीं होता। देखे ना, बात सुप्रीम कोर्ट की गई कि जी यूसुफ रजा गिलानी को निकलना पड़ा था। यही तो मैं कह रहा था कि हर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ आता रहा है। वो यही मेरा पॉइंट था। शहीद किया गया, वो यूसुफ रजा गिलानी को निकाला गया, वो 90 में बेनजीर की गवर्नमेंट बहाल नहीं हुई, 93 में नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल हो गई, 96 में बेनजीर की हुकूमत फिर बहाल नहीं हुई। हाँ। तो ये सेलेक्टिव फैसले ये भी बंद होने चाहिए। सेलेक्टिव अदल की बात कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए। खाकवाड़ी साहब, वन लाइनर चाहिए इस पे, वन लाइनर। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सिलेक्टिव फैसले भी नहीं होने चाहिए, लेकिन जो फैसले हों भर उनको अपनी मर्जी के, आपके मफाद के खिलाफ अगर फैसला किसी पार्टी को जा रहा है तो उसको भी मानना चाहिए। अल्टीमेटली आपको रिजॉल्व करने के लिए आना पड़ेगा। और ये जो बात करते हैं डायलॉग की, बिल्कुल ठीक बात है, एक वसी डायलॉग्स होने चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं और मुझे ईमानदारी से इस बात के जवाब दें, क्या शहबाज शरीफ के पास, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उनके पास इतनी ताकत है कि बानी पीटीआई को आज वो रिहा कर सके जेल से? वो कहते हैं हमने रखा ही नहीं। अगर इसका जवाब आप अगर हाँ में मुझे दे देते हैं ईमानदारी के साथ, तो मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर लेंगे। सर वो किस, सर जानते हैं कि अदालतों में केसेस चल रहे हैं, उन्होंने काम करना है, वो कसूर जिनके हैं, माफी मेरा ख्याल से। अब बाकी चीज़ें खैर हम फिर डिस्कस करेंगे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, शौकत पराचा साहब, खाकवानी साहब और काजी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। इस दुआ के साथ आपको भी इजाज़त देंगे, अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे कि अल्लाह ताला हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए और आवाम के लिए ख़ास करके अच्छा करें। अल्लाह हाफ़िज़।